गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कोचअप IAS लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है मनीष शुक्ला और आज के लेक्चर में मैं आपका GS पेपर 4 डील करूंगा। ब्रीफ इंट्रो मेरा। ठीक है, GS पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति। ठीक, अब जो आपका यूपीएससी होता है, यूपीएससी में GS पेपर 4 250 मार्क्स का होता है और यूपी PCS के एग्जाम में ये GS पेपर 4 जो कि एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है वो 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब ये जो GS पेपर 4 है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट इसका जो है वो है थ्योरी वाला पार्ट, थ्योरी वाला। ठीक है, जो सेकेंड पार्ट है इस थ्योरी का जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो वो इसका सेकेंड पार्ट बन जाता है। क्लियर? और थर्ड पार्ट ये थ्योरी और एप्लीकेशन ये दोनों का जब हम यूज करते हैं वो होता है आपका थर्ड पार्ट केस स्टडीज का। ठीक, तो 3 पार्ट्स में ये पूरा आपका GS पेपर 4 डिवाइडेड है, थ्योरी, उसका एप्लीकेशन और केस स्टडीज। अब देखिए केस स्टडीज का बहुत सिग्निफिकेंट वेटेज होता है। केस स्टडीज में जो एक बेसिक प्रॉब्लम ज़्यादातर एस्पिरेंट्स फेस करते हैं, उनको लगता है कि केस स्टडीज जो आती हैं एग्जाम में वो किसी रैंडम तरीके से पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं होता है। मैं आपको यहाँ पे पढ़ाते टाइम बताऊंगा कि कैसे जो आज तक केस स्टडीज पूछी गई हैं, यूपीएससी की बात करें तो 2013 से 2019 तक या यूपी PCS में 1-2 साल का, तो उसमें रैंडम नहीं पूछा जाता है। केस स्टडीज रैंडम नहीं होती, उनका एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न मैं आपको आइडेंटिफाई करके बताऊंगा कि कैसे ज़्यादातर जो आपकी केस स्टडीज हैं वो 6 या 7 पैटर्न पे फिट हो जाती हैं। फिर मैं बताऊंगा कि एक एक पैटर्न को आपकी पर्टिकुलर पैटर्न के लिए क्या अप्रोच रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली मैं आपका यहाँ पे डील करवा दूंगा केस स्टडीज वाला पार्ट। ठीक है, ये एक सिस्टम के तहत आपका काम होगा केस स्टडीज पे। अब बात करते हैं पार्ट 1 जो था आपका थ्योरी वाला पार्ट। ये थ्योरी वाले पार्ट में 5 यूनिट्स हैं आपकी। यूनिट 1 एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, नीति शास्त्र और मानवीय अंतःक्रिया। यूनिट 2 आपका एटीट्यूड या अभिवृत्ति वाला है। ठीक, यूनिट 3 आपका एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज, अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य की है। यूनिट 4 इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता या भावनात्मक समझ है। यूनिट 5 आपका थिंकर्स या विचारक वाला है। तो ये 5 यूनिट में आपका जो पार्ट 1 है थ्योरी वाला वो डिवाइडेड है आपका। अब हम इसमें आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम देखेंगे एक एक यूनिट को हम लेंगे, उसको ब्रीफली उसके जो टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स हैं उसको ब्रीफली आपको मैं एक एक्सप्लेनेशन, एक ओरिएंटेशन दे दूंगा। देखिए ये समझना जरूर इंपॉर्टेंट है कि ये पूरा GS पेपर 4 में जो चीजें हैं उनका ओरिएंटेशन क्या है। आप पढ़ते जाएं बिना ये समझे कि एक पूरी तरीके से इसको हम एक सिस्टम के तहत कैसे पढ़ें, वो सिस्टम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि रैंडम आप कुछ भी पढ़ते जाएं। क्योंकि रैंडम आप जब पढ़ने जाएंगे तो आपका जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होगा वो अच्छा नहीं आएगा। तो यूनिट 1 एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, नीति शास्त्र और मानवीय अंतःक्रिया। अब इस यूनिट में 3 सबसे जनरल टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वैल्यूज, एथिक्स एंड मोरालिटी, मूल्य, नीति शास्त्र और नैतिकता के मूलभूत तत्व। उसके अलावा टॉपिक नंबर 2 आपका है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व। टॉपिक नंबर 3 है आपका डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, नीति शास्त्र के विविध आयाम। अब ये टॉपिक्स में क्या सब टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं। ठीक,
तो जो टॉपिक नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वैल्यूज, एथिक्स एंड मोरालिटी, इसमें सबसे पहले तो हम जानेंगे वैल्यू क्या होता है, मूल्य क्या होते हैं, एथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है, किसको बोलते हैं। देखिए, वैल्यूज या मूल्य वो होता है जिसको आप इंपॉर्टेंस अटैच करो, जिसको आप महत्व अटैच करो। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए आप किसी भूखे व्यक्ति को देखते हैं तो उसको आप खाना खिला देते हैं, भोजन करा देते हैं। तो आपके लिए किसी भी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना मूल्य है, ठीक। आपने उस व्यक्ति को भोजन कराने को महत्व दिया, तो इसलिए भूखे व्यक्ति को भोजन कराना आपका मूल्य हो गया। क्लियर? तो इसको हम वैल्यू या मूल्य कहते हैं, जिसको आप इंपॉर्टेंस अटैच करो। अब यहां तक किसी भी चीज को आपने इंपॉर्टेंस अटैच करी, वो आपके लिए वैल्यू हो गया। जब हम राइट एंड रॉन्ग के डोमेन में आ जाएंगे, जब राइट एंड रॉन्ग के डोमेन में आ जाएंगे, तब हम इंटर कर जाएंगे एथिक्स और मोरालिटी में। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए, आपने किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराया, भोजन कराने को महत्व दिया, इसलिए वो आपका मूल्य है। अब उस भूखे व्यक्ति को आपने भोजन क्यों कराया? इसलिए कराया क्योंकि आपको लगता है भूखे व्यक्ति को भोजन कराना सही है, या किसी भूखे व्यक्ति को अगर आप भोजन नहीं कराएंगे तो वो गलत होगा। तो जैसे ही आप राइट और रॉन्ग के डोमेन में आएंगे, वैसे ही आप इंटर कर जाएंगे एथिक्स और मोरालिटी में। अब आपको कौन ये बताता है कि कोई भी चीज सही है या गलत है? ठीक, आपको राइट और रॉन्ग की पहचान कौन कराता है? ठीक, राइट और रॉन्ग की पहचान या तो उसका जो सोर्स है आपसे एक्सटर्नल हो सकता है, या तो आपके इंटरनल हो सकता है। जब आपको समाज ये बताए, सोसाइटी ये बताए कि देखिए किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराने को महत्व दीजिए क्योंकि ऐसा करना सही है। हम राइट और रॉन्ग के डोमेन में आ गए। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ऐसा करना सही है। तो आपको ये कौन बता रहा है कि भूखे व्यक्ति को भोजन कराना सही है? वो आपको अगर समाज बताता है, समाज में आपका परिवार हो सकता है, आपका धर्म हो सकता है, आपकी संस्कृति हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्या बता रहे हैं कि किसी भी भूखे व्यक्ति को आप भोजन कराइए क्योंकि ऐसा कराना उचित है, सही है। तब ये पूरा जो सिनारियो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एथिक्स, नीति शास्त्र, ठीक है। तो नीति शास्त्र क्या होता है? दीज आर स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जो आपको सही और गलत की पहचान कराते हैं। वो कौन करा सकता है आपको सही और गलत की पहचान? समाज में आपका परिवार, आपकी माँ आपको बताती है ना कि किसी भी भूखे व्यक्ति को देखो तो उसको भोजन करा दो क्योंकि ऐसा करना उचित है, करेक्ट है, ठीक। तो वहां से आप राइट एंड रॉन्ग की समझ विकसित करते हैं, ठीक। तो ये पूरा पार्ट जो होता है वो एथिक्स में हम देखते हैं, नीति शास्त्र। इसको हम नीति शास्त्र या एथिक्स बोलते हैं, आचार शास्त्र बोलते हैं। अब मोरालिटी क्या है? एथिक्स और मोरालिटी में फर्क क्या होता है? अब देखिए, आपको राइट एंड रॉन्ग की पहचान अभी पिछले केस में कौन करा रहा था? सोसाइटी, आपकी फैमिली, आपका धर्म, वो आपका एथिक्स था। जब आपको राइट एंड रॉन्ग की पहचान कौन कराए? आपकी खुद की अंतरात्मा, आपका खुद का कॉन्साइंस जब आपको बोले कि किसी भी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना सही है। कौन बोल रहा है? आपकी अंतरात्मा, आपकी कॉन्साइंस। तो जब आपको राइट एंड रॉन्ग की पहचान आपकी कॉन्साइंस या आपकी अंतरात्मा कराती है, तब उस चीज को हम क्या बोलते हैं? मोरालिटी या नैतिकता, ठीक। हमने कहां से स्टार्ट किया था? वैल्यूज से। मूल्य क्या होता है? किसी भी चीज को जिसको आप इंपॉर्टेंस अटैच करें, जिसको आप महत्व दें, वो आपके लिए मूल्य है। अब आप महत्व क्यों दे रहे हैं? जैसे आप क्यों के डोमेन में आएंगे, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ऐसा करना सही है या ऐसा नहीं करना गलत है। जैसे आप यहां पे इंटर करें, आप एथिक्स और मोरालिटी के डोमेन में आ गए। अब ऐसा करना सही है या ऐसा ना करना गलत है, यह आपको अगर समाज बता रहा है तो वो नीति शास्त्र या एथिक्स होगा, और ऐसा करना सही है या ऐसा नहीं करना गलत है, ये अगर आपकी अंतरात्मा बता रही है तो वो मोरालिटी होगा।
तो अभी मैंने बहुत ब्रीफली आपको ये बता दिया है, जब इसके अंदर मैं एक एक टॉपिक डिटेल में डिस्कस करूंगा तो वहाँ पे बहुत सारा डिटेल में आपको चीज़ें और एक्सप्लेन करूंगा। तो पहली चीज़ तो इसमें आप पढ़ेंगे कि वैल्यू एथिक्स मोरलिटी है क्या, फिर आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि वैल्यूज एथिक्स और मोरलिटी में रिलेशनशिप क्या है। क्या एथिक्स और मोरलिटी हमेशा एक जैसे होते हैं या एथिक्स और मोरलिटी कन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं। क्या जो इंडिविजुअल्स की नैतिकता होती है, जो व्यक्तियों की नैतिकता होती है, मोरलिटी होती है, वो एग्रीगेट होकर एथिक्स बन जाता है। ये सारी चीजें हम देखेंगे। और आपकी अंतरात्मा सही या गलत की पहचान कैसे कराएगी आपको? वो अंतरात्मा कहीं से तो सीखेगी ना। कहां से सीखती है? समाज से सीखती है। तो इसका मतलब यह है एथिक्स और मोरालिटी एक दूसरे से कभी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में भी हो सकते हैं और कभी एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं। तो ये सारा हम डिस्कशन करेंगे इसमें, क्या इसकी वैल्यूज एथिक्स और मोरालिटी की रिलेशनशिप क्या है। उसके बाद हम यहां पे देखेंगे नेचर ऑफ वैल्यूज। जो मूल्य होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है। क्या वैल्यूज जो मूल्य होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, या वो टाइम, प्लेस और सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते हैं। ठीक, तो कुछ हम देखेंगे इसमें कि कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, कभी नहीं बदलते, जैसे शांति, पीस। और कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो टाइम, प्लेस, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जैसे एग्जांपल लेके देखिए, नॉर्मली आप अहिंसक हो सकते हैं, नॉन वायलेंट आपका नेचर है, आप किसको वैल्यू देते हैं, आपके लिए मूल्य क्या है? नॉन वायलेंट होना, अहिंसक होना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आप पे अटैक कर दे, आक्रमण कर दे, तो आपको बचने का कोई और तरीका ना सूझ रहा हो, तब आप क्या करेंगे? हिंसा का सहारा लेंगे कि नहीं लेंगे? तो सिचुएशन के हिसाब से आपके मूल्य बदल गए कि नहीं बदल गए। ठीक है, प्लेस के हिसाब से देखें तो वीमेंस को जो फ्रीडम दी जाती है, महिलाओं को जो स्वतंत्रता दी जाती है, वो यूएस में ज्यादा दी जाती है। इस्लामिक कंट्रीज या जो पश्चिमी एशिया, वेस्ट एशियन कंट्रीज है, वहां कम दी जाती है। तो प्लेस के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज बदल गई। टाइम, भारत में एंशिएंट टाइम में सती प्रथा क्या थी? वैल्यू थी कि नहीं? लोग उसको इंपॉर्टेंस अटैच करते थे कि नहीं करते थे? आज करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो देखिए टाइम के हिसाब से बदल गया। तो कुछ वैल्यूज हम देखेंगे कि टाइम, प्लेस, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, कुछ नहीं चेंज होते हैं। यही हम वहां पे अंदर जब डिस्कशन करेंगे तो डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। फिर आपका आता है वैल्यू कन्फ्लिक्ट। वैल्यू कन्फ्लिक्ट, मूल्य संघर्ष। इसमें हम देखेंगे कुछ पॉलिटिकल वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स जो हैं, कुछ इकोनॉमिकल वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ सोसाइटल वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स हैं, मूल्य संघर्ष है। एक एग्जांपल लेके देखें, इकोनॉमिक वैल्यू कन्फ्लिक्ट लेके देखते हैं, प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस फ्री ट्रेड। अभी मोदी जी ने कल के अपने भाषण में बोला कि हम लोग स्वदेशी यूज करें, ये क्या है? प्रोटेक्शनिज्म है ना। क्या आप बोल रहे हो कि अपने ही देश की उत्पादित वस्तुओं को आप महत्व दीजिए। ठीक, तो प्रोटेक्शनिज्म एक वैल्यू हो गई। और दूसरी तरफ इसके खिलाफ, इसके बनाम दूसरी वैल्यू कौन सी है? मुक्त व्यापार की, फ्री ट्रेड की। तो हम यहाँ पे इस वैल्यू कन्फ्लिक्ट के पूरे टॉपिक में यही चीजें पढ़ेंगे कि कुछ पॉलिटिकल वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ इकोनॉमिक वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ सोशल वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको देखेंगे, फिर देखेंगे उनका वे आउट क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे जो आपका टॉपिक नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वैल्यूज, एथिक्स और मोरालिटी, वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक, अब आते हैं हम यूनिट नंबर 1 का जो टॉपिक नंबर 2 है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व। नीति शास्त्र या एथिक्स क्या है? एथिक्स क्या है? दीज आर स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ठीक, अब राइट और रॉन्ग आपके लिए कौन निर्धारित करता है, कौन डिटरमाइन करता है? तो बस वही टॉपिक है ये, टॉपिक नंबर 2। कौन निर्धारित करता है आपके लिए? वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपका परिवार हो सकता है, आपका धर्म हो सकता है, आपकी संस्कृति हो सकती है, फैमिली हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, कल्चर हो सकता है, सिनेमा हो सकता है, आपका प्रोफेशन हो सकता है, पेशा, आपका संगठन या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। क्लियर? जैसे फैमिली की बात करें तो आपकी मां बताती है कि नहीं कि दूसरों से झगड़ा करना गलत है, दूसरों के साथ प्रेम रखना
सही है तो आपकी फैमिली आपको राइट एंड रॉन्ग पहचान करवा रही है कि नहीं करा रही, डिटरमाइन कर रही है कि नहीं, स्टैंडर्ड्स जो हैं राइट एंड रॉन्ग के वो डिटरमाइन कर रहे हैं कि नहीं। ऐसे आपका धर्म, रिलीजन, वो आपको बहुत सारी चीजें बताता है कि ये सही है ये गलत है। आपका जो कल्चर है, सिनेमा बहुत आपको बताता है, जैसे आप मुल्क मूवी देखें तो उसमें क्या दिखाया गया है कि सांप्रदायिकता गलत है, मत करें। ठीक, आर्टिकल 15 में क्या बताया गया है कि जातिगत भेदभाव, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो गलत है, मत करें। तो ऐसे सिनेमा आपको सिखाता है। आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका संगठन आपको डूज एंड डोंट्स बताता है, ठीक, कि आप अपने ऑफिस में सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं कर सकते, गलत है वो। ठीक, तो यही चीज है इस टॉपिक नंबर 2 में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स में हम देखेंगे। रोल ऑफ फैमिली, रोल ऑफ रिलीजन, रोल ऑफ कल्चर, आपका सिनेमा, प्रोफेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इसको एक एक करके डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट नंबर 1 में टॉपिक नंबर 2। फिर आता है यूनिट नंबर 1 में टॉपिक नंबर 3, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स या नीति शास्त्र के विविध आयाम। अच्छा, एथिक्स क्या है? एथिक्स आपको यही तो बताता है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, यही तो बताता है। दीज आर स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, वो बताता है। एथिक्स आपको बताता है कि किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए, यही तो है व्हाट शुड बी। तो व्हाट शुड बी को अगर दूसरे टर्म्स में हम देखें तो ये क्या है, नॉर्म्स है कि नहीं, मानक है कि नहीं। तो क्योंकि ये मानक है तो यहीं से आपका निकलता है नॉर्मेटिव एथिक्स या मानकी नीति शास्त्र, नॉर्मेटिव एथिक्स। अब एक व्यक्ति है, वो उसको कोई डिसीजन लेना है या कोई एक्शन लेना है, तो उसका डिसीजन क्या होना चाहिए या उसका एक्शन क्या होना चाहिए। तो उसके लिए अलग अलग नॉर्म्स हैं। एक नॉर्म्स क्या है उसमें से, टेलियोलॉजिकल, ठीक है, ये बोलता है कि आप डिसीजन लेते टाइम ये देखिए कि आप जो डिसीजन लेंगे या जो आप एक्शन लेंगे उसका अगर रिजल्ट, उसका परिणाम अगर सही है, उचित आता है, तो आप वो डिसीजन लीजिए, वो डिसीजन एथिकली करेक्ट होगा। तो हमने क्या बात करी, व्हाट शुड बी। तो टेलियोलॉजिकल बताता है क्या होना चाहिए। अगर आप डिसीजन लेते टाइम ये पाते हैं कि इसका परिणाम उचित आएगा तो आप वो डिसीजन लीजिए, यही होना चाहिए। भले ही वो उचित परिणाम लाने के लिए आपको गलत रास्ता चुनना पड़े, साम दाम दंड भेद, बट आपको उचित रिजल्ट लाना है, वो एथिकली करेक्ट होगा। ठीक, तो टेलियोलॉजिकल डायमेंशन ये बोलता है। सेकेंड, डिओंटोलॉजिकल, इसको सबको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत बड़े टॉपिक। डिओंटोलॉजिकल या कॉन्टियन फिलॉसफी कहती है, कॉन्टियन जो नीति शास्त्र का पार्ट है वो कहता है कि आप डिसीजन लेते टाइम ये इंश्योर करिए कि आपका रास्ता, आपका जो मीन्स है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो एथिकली करेक्ट होना चाहिए। रिजल्ट की मत सोचिए, आप देखिए जो आप रास्ता अख्तियार कर रहे हैं वो एथिकली करेक्ट है कि नहीं। डिओंटोलॉजिकल ये बोलता है। ठीक, टेलियोलॉजिकल क्या बोलता है, डिसीजन लेते टाइम आप देखिए रिजल्ट उसका सही आएगा कि नहीं। डिओंटोलॉजिकल क्या बोलता है, रास्ता सही है कि नहीं जो आप अख्तियार कर रहे हैं। जैसे गांधीयन फिलॉसफी, कांटियन फिलॉसफी, ये लोग क्या, गांधी क्या रिजल्ट चाहते थे, स्वतंत्रता, लेकिन कभी उन्होंने हिंसा का सहारा लिया स्वतंत्रता के लिए, नहीं लिया, अहिंसा या नॉन वायलेंस का सहारा लिया। ठीक है, तो डिओंटोलॉजिकल यह बोलता है कि नो मैटर रिजल्ट कुछ भी आए, आप हमेशा एथिकली करेक्ट मींस को चुनिए, एथिकली करेक्ट रास्ते को चुनिए। थर्ड डायमेंशन है इसका वर्च्यू एथिक्स या सद्गुण। ये बोलता है डिसीजन लेते टाइम आप ये देखिए कि रिजल्ट सही आए। ये बोलता है डिसीजन लेते टाइम आप हमेशा एथिकली जो करेक्ट मींस है उसको चुनिए। वर्च्यू एथिक्स की डायमेंशन ये बोलता है, व्हाट शुड बी में ये बताता है कि ये इंश्योर करिए कि जो व्यक्ति डिसीजन ले रहा है, जो डिसीजन मेकर है, वो वर्चुअस है कि नहीं, उसके अंदर सद्गुण है कि नहीं। अगर वो सद्गुण है उसके अंदर तो वो हमेशा करेक्ट डिसीजन लेगा। तो वर्च्यू एथिक्स में आप देखेंगे किसी व्यक्ति में क्या क्या वर्च्यूज होने चाहिए, उसके अंदर नॉलेज होना चाहिए, उसके अंदर करेज होना चाहिए, उसके अंदर टेम्परेंस होना चाहिए, वो गोल्डन मीन का वो करे। तो ये सारी चीजें हम वर्च्यू एथिक्स में देखेंगे। ऐसे बहुत सारे इसके डायमेंशंस अलग अलग हैं, ये सब हम नॉर्मेटिव एथिक्स में पढ़ेंगे, मानकीय नीति शास्त्र में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका अप्लाइड एथिक्स।
अब यही सारी चीजों को जो हम डिफरेंट जगहों पे अप्लाई कर देते हैं तो वो अप्लाइड एथिक्स का पार्ट आ जाता है, जैसे मेडिकल एथिक्स, चिकित्सकीय नीति शास्त्र, जैसे आपका कॉर्पोरेट एथिक्स, जैसे एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये सारा आपका अप्लाइड पार्ट है इसका, जो आपने नॉर्मेटिव एथिक्स पढ़ा, जब इसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाइड वर्जन होता है, जैसे मेडिकल एथिक्स, कॉर्पोरेट एथिक्स, एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, स्पोर्ट्स एथिक्स, बहुत सारी चीजें इसमें है। तो ये है आपका यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 3, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। उसमें नॉर्मेटिव एथिक्स है, उसमें अप्लाइड एथिक्स है। क्लियर? तो ये सब कुछ आपका यूनिट नंबर 1 एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के अंतर्गत आता है। ये मैंने कुछ आपसे टॉपिक्स डिस्कस करे, कुछ उसके सब टॉपिक्स डिस्कस करे। ये मैंने आपको यहाँ पे बहुत ब्रीफली बता दिया है, केवल एक बेसिक ओरिएंटेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। डिटेल में जब हमारा लेक्चर स्टार्ट होंगे अगले लेक्चर से, तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक टॉपिक का। अब आते हैं यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 एटीट्यूड या अभिवृत्ति, यह है आपका यूनिट नंबर 2। इसमें जो टॉपिक है पहला वो है एटीट्यूड का स्ट्रक्चर क्या होता है, अभिवृत्ति की अवसंरचना क्या होती है। तो इसमें आप पढ़ेंगे कैब मॉडल, या हिंदी में बोलें तो संभाव्य मॉडल। ठीक, फिर आपका जो टॉपिक नंबर 2 है इसमें वो है अभिवृत्ति निर्माण की प्रक्रिया, आपका एटीट्यूड फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होता है। इसमें हम देखेंगे डिफरेंट टाइप की कंडीशनिंग होती है, अनुबंधन, वो देखेंगे। फिर आपका टॉपिक नंबर 3 है इस यूनिट में, वो है थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड चेंज, अभिवृत्ति परिवर्तन कैसे करें। उसमें एक तरीका है परसुएशन या अनुनयन। फिर आपका टॉपिक नंबर 4 वो है सिग्निफिकेंस ऑफ एटीट्यूड। इसमें हम देखेंगे कि प्रॉब्लम बेस्ड प्रिविलेंट एटीट्यूड क्या है और क्या डिजायर्ड एटीट्यूड है। ठीक, तो ये 1 2 3 4 आपके टॉपिक्स हैं। अब हम सब टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लें एटीट्यूड क्या होता है। बहुत ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं। एटीट्यूड ये है कि किसी भी सोशल ऑब्जेक्ट के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण, ए पर्टिकुलर वे टू थिंक, ठीक, टू थिंक, टू फील, टू एक्ट इन ए पर्टिकुलर वे टुवर्ड्स ए सोशल ऑब्जेक्ट। 3 चीजों को आप याद रखिए। किसी भी सोशल ऑब्जेक्ट के प्रति, किसी भी सामाजिक विषय के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण, एक पर्टिकुलर वे। किस चीज का विशेष दृष्टिकोण? टू थिंक, टू फील एंड टू एक्ट। एक एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। सोशल ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी फिलॉसफी हो सकती है, कुछ भी। मान लीजिए एक सोशल ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी के प्रति बिलीफ, उनके प्रति सोचने की या उनके प्रति बिलीफ रखने की, विश्वास रखने की, उनके प्रति भावना रखने की और उनके संदर्भ में कुछ कार्य करने का आपका जो एक विशेष दृष्टिकोण होगा, एक पर्टिकुलर वे होगा, वो नरेंद्र मोदी के प्रति आपके एटीट्यूड को दिखाएगा। जैसे नरेंद्र मोदी के प्रति आप क्या सोचते हैं? आप ये सोचते हैं कि ये विकास पुरुष हैं। आपका विश्वास क्या है नरेंद्र मोदी के प्रति? कि नरेंद्र मोदी आपके क्या हैं? विकास पुरुष है। नरेंद्र मोदी के प्रति आप फील क्या करते हैं? कृतज्ञता का भाव, कि देखिए इसने एक कच्छ जैसे एक गरीब क्षेत्र को आज टूरिज्म के थ्रू कितना ज्यादा उसको समृद्ध बना दिया है। तो नरेंद्र मोदी के प्रति आपका कृतज्ञता का भाव है। एक्ट कैसे करते हैं? जब 2019 का इलेक्शन आया था तो जाके नरेंद्र मोदी के लिए वोट किया होगा।
तो देखिए नरेंद्र मोदी के संदर्भ में एक पर्टिकुलर वे है कि नहीं है, एक विशेष दृष्टिकोण है कि नहीं है। किस चीज का विशेष दृष्टिकोण? आप नरेंद्र मोदी के प्रति एक विशेष तरीके से सोचते हैं, नरेंद्र मोदी के प्रति आपके मन में एक विशेष भाव है, विशेष तरीके का भाव है, और नरेंद्र मोदी के संदर्भ में आप एक विशेष तरीके से एक्ट करते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी के संदर्भ में आपका एटीट्यूड है। ठीक, तो अभी अब मैंने बहुत ब्रीफली आपको बता दिया है, इसको और बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हम वहाँ पे। फिर बात करते हैं एटीट्यूड का स्ट्रक्चर क्या होता है, अवसंरचना, कैब या संभाव। ये वही है जो अभी हमने आपको बताया। कैब माने कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियर, संभाव्य, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक। वही चीज, टू थिंक, टू फील, टू एक्ट, ये तीन चीजों से मिलकर एटीट्यूड बना होता है। तो इसकी संरचना में ये तीन चीजें होती हैं, कॉग्निटिव पार्ट, अफेक्टिव पार्ट एंड बिहेवियरल पार्ट, टू थिंक, टू फील, टू एक्ट इन ए पर्टिकुलर वे। ठीक, फिर आते हैं हम टॉपिक नंबर 2 पे, जो है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड या अभिव्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया। तो ये जो नरेंद्र मोदी के प्रति आपका विशेष दृष्टिकोण बना था, वो कैसे बना था, तो यहां पे हम बात करेंगे कि एटीट्यूड बनता कैसे है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कई तरीके के अनुबंधन की, कंडीशनिंग की। यहाँ पे हम क्लासिकल कंडीशनिंग या पावलोव कंडीशनिंग एक होता है, फिर हम यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग या रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात करेंगे, फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, फिर यहाँ पे सोशल ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से हम कई सारी थ्योरीज हैं उनका यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि कैसे आपका एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है। जैसे एक एग्जांपल, एटीट्यूड क्या है? टू थिंक, टू फील, टू एक्ट इन ए पर्टिकुलर वे टुवर्ड्स ए सोशल ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए पावलोव या क्लासिकल कंडीशनिंग या पावलोव कंडीशनिंग क्या कहती है, कैसे एटीट्यूड आपका बनाती है। मान लीजिए अलग अलग तरीकों से, अलग अलग लिटरेचर से, अलग अलग मूवीज से बार बार इस्लाम और टेररिज्म को क्या कर दिया गया, बार बार एक लंबे समय तक आपको वो चीज फीड कराई गई, इस्लाम और टेररिज्म को जोड़ के देखा गया। तो मे भी किसी का एटीट्यूड इस्लाम के प्रति का क्या बन जाए कि इस्लाम माने टेररिज्म, मतलब वो क्या सोचे, उसका जो ये 3 पार्ट है, टू थिंक, टू फील, टू एक्ट इन ए पर्टिकुलर वे, वो इस्लाम के प्रति क्या बन जाए, वो उस तरीके से टेररिज्म के संदर्भ में बन जाए। तो किसी का एटीट्यूड फॉर्मेशन का एक तरीका क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग या पावलोव कंडीशनिंग। इसमें इन्होंने दिखाया था कि कैसे, जैसे आप रिंग बेल को रिंग वो करोगे, घंटी बजाओगे और एक लॉन्ग और एक बिल्ली आएगी, उसको आप खाना दे दोगे। जब आप एक बहुत लंबे समय तक इसी प्रक्रिया को दोहराओगे तो जैसे ही आप घंटी बजाओगे तो जो बिल्ली आएगी उसको लार आने लगे, सलेवा आने लगेगी, क्योंकि उसको क्या लगेगा कि खाना आने वाला है। तो इसमें किन 2 चीज़ों को क्लब कर दिया गया है, घंटी बजाने को और खाने को। तो जब 2 चीज़ों को बार बार आप बहुत लॉन्ग टाइम तक फीड करते जाओगे तो उसके प्रति आपका वैसा ही एटीट्यूड बन जाएगा। जैसे डिओड्रेंट्स में आपको क्या बताते हैं, एक्स लगाओ, उसके बाद तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो यही चीज है कि यहाँ पे एटीट्यूड फॉर्मेशन का जो पावलोव का सिद्धांत है वो यही कहते हैं कि 2 चीजों को आप बार बार एक लंबे समय तक दिखाओ, एटीट्यूड फॉर्म हो जाएगा उस हिसाब से। फिर एक रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का आता है कि मान लीजिए आपका किसी के प्रति फेवरेबल एटीट्यूड बनाना है तो रिवॉर्ड दीजिए, अगर किसी सोशल ऑब्जेक्ट के प्रति अनफेवरेबल एटीट्यूड बनाना है तो उसके लिए पनिशमेंट दीजिए। एग्जांपल लेते हैं, जैसे ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच। अब खुले में शौच के प्रति लोगों का एटीट्यूड कैसा करना है, सरकार को अनफेवरेबल करना है ना, खुले में शौच से रोकना है ना, ठीक। तो अगर अनफेवरेबल एटीट्यूड बनाना है खुले में शौच के लिए तो उसके लिए सरकार को क्या करना होगा, उनको दंड देना होगा, पनिशमेंट देना होगा। और अगर वो खुले में शौच नहीं करेंगे, ओपन डेफिकेशन नहीं करेंगे तो उसके लिए रिवॉर्ड दे दें। लॉन्ग टर्म तक ये करते जाएंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ओपन डेफिकेशन या खुले में शौच के प्रति लोगों का एटीट्यूड कैसा हो जाएगा, अनफेवरेबल। तो ये एक तरीका ये होता है। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, उनको हम यहाँ पे टॉपिक नंबर 2 में देखेंगे। फिर टॉपिक नंबर 3 है एटीट्यूड चेंज कैसे करें, किसी का एटीट्यूड चेंज कैसे करें। तो जिस प्रकार किसी का एटीट्यूड बनता है उसी प्रकार उसका एटीट्यूड चेंज कर दें।
मान लीजिए अभी तक क्या था, एक गांव के स्तर पे जिनका जहां पे लिटरेसी लेवल कम है वहां पे बहुत बड़े सेक्शन का एटीट्यूड ओपन डेफिकेशन के लिए कैसा था, फेवरेबल। उसको आपको क्या करना है, चेंज करना है, अनफेवरेबल करना है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, रिवॉर्ड दीजिए, पनिशमेंट दीजिए, जिसके लिए फेवरेबल करना है उसके लिए रिवॉर्ड दीजिए, जिसके लिए अनफेवरेबल करना है उसके लिए पनिशमेंट दीजिए। या दूसरा तरीका होता है परसुएशन या अनुनयन। एक डेमोक्रेटिक मेथड से जब आप किसी का एटीट्यूड चेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं परसुएशन या अनुनयन। कोर्स नहीं करते हैं, डेमोक्रेटिक मेथड। अब परसुएशन में हम देखेंगे कि किसका एटीट्यूड चेंज करना चाहते हैं, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको जाननी पड़ेगी। अगर आप किसी ट्राइबल बेल्ट में जा रहे हो, किसी गांव के क्षेत्र में जा रहे हो, तो आपको वहां पे उसी तरीके से बात करनी होगी ना। तो टारगेट ऑडियंस को जानना होगा। जैसा आपका टारगेट ऑडियंस होगा उसी तरीके से आप मैसेज रखोगे, संदेश आपका उसी तरीके का होना चाहिए, संदेश की डिलीवरी आप उसी तरीके से करोगे। मान लो जी आप वीडियो के थ्रू जाओगे, आप नुक्कड़ नाटक के थ्रू जाओगे, उस जैसा आपका टारगेट ऑडियंस होगा वैसा ही आपका मैसेज होगा और उसी के अकॉर्डिंग आप मैसेंजर चुनोगे। ठीक है, अनुनयनकर्ता। आप ट्राइबल सोसाइटी में, जनजाति समाज में जाओगे तो वहां पे मैसेज देने वाला कौन होना चाहिए। अगर ट्राइबल क्षेत्र का ही कोई लोकल लीडर होगा तो उसकी बात जल्दी सुनेंगे और अपने एटीट्यूड में चेंज ले आएंगे। तो ये हम वहां पे पढ़ेंगे परसुएशन में। ठीक है, अब आते हैं हम टॉपिक नंबर 4 में। टॉपिक नंबर 4 है जो बात करता है प्रॉब्लम बेस्ड प्रिविलेंट एटीट्यूड एंड डिजायर्ड एटीट्यूड। तो प्रॉब्लम बेस्ड प्रिविलेंट एटीट्यूड में हम देखेंगे कि लोगों का वीमेंस के प्रति कैसा एटीट्यूड है। ठीक, वो उनको उपभोग की वस्तु समझते हैं। ठीक, ऐसा ही हम देखेंगे कि लोगों का करप्शन या भ्रष्टाचार के प्रति क्या एटीट्यूड है। लोग क्या बोलते हैं, चलो जो होता है होने दो, थोड़ी घूस दे दो, भले काम बन जाए। ठीक, तो एक एक्सेप्टेंस का एटीट्यूड है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि करप्शन का एटीट्यूड है, जातिगत जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो एक बहुत बड़ा लार्ज सेक्शन है सोसाइटी का जो अब भी जो जातिगत भेदभाव है उसके प्रति फेवरेबल एटीट्यूड है। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड एटीट्यूड है। अब डिजायर्ड एटीट्यूड क्या है, डिजायर्ड एटीट्यूड है कि करप्शन ना हो, वीमेंस को इक्वलिटी मिले, हाँ, SC ST को इक्वलिटी मिले। तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यूनिट 2 मैंने आपको ब्रीफली यहाँ पे बता दिया, डिटेल में हम जब लेक्चर्स में आएंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यूनिट 2 में आपका ये सारी चीजें हैं। अब आते हैं हम यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 जो है वो है आपका एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज, अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य। इसमें जो टॉपिक है पहला वो है एप्टीट्यूड होता क्या है, एक सिविल सर्वेंट का एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए। टॉपिक नंबर 2 में हम देखेंगे एटीट्यूड, जो अभी हमने देखा था यूनिट 2, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, अभिवृत्ति और अभिरुचि में क्या संबंध होता है। फिर हम देखेंगे बुनियादी मूल्य, फाउंडेशनल वैल्यूज। अब फाउंडेशनल वैल्यूज जो एक सिविल सर्वेंट के लिए होने चाहिए उसमें हम 2 चीजें मेनली देखेंगे, नोलन कमेटी की रिकमेंडेशंस, इनके जो रिकमेंडेशंस थे उनको देखेंगे, और सेकेंड ARC ने जो रिकमेंडेशंस दिए थे कि एक सिविल सर्वेंट में कुछ बुनियादी मूल्य या फाउंडेशनल वैल्यूज क्या होनी चाहिए, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसका जब सब टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड आपकी इनबॉर्न पोटेंशियल होती है, आपकी ये इनबॉर्न पोटेंशियल है टू डू समथिंग बेटर इन फ्यूचर विद ईज। जैसे सचिन तेंदुलकर जब 10 साल का होगा तो उसका एप्टीट्यूड सबसे, उसकी जो पोटेंशियल होगी वो सबसे ज्यादा किसमें दिख रही होगी, क्रिकेट में ना, यही तो होगा। आइंस्टीन जब 10 साल का होगा तब उसकी एप्टीट्यूड ज्यादा किसमें होगी, साइंस में, ऑब्वियस सी बात है। तो इनबॉर्न पोटेंशियल जो किसी व्यक्ति का होता है वो, उसको हम एप्टीट्यूड बोलते हैं। ये इनबॉर्न पोटेंशियल जो होता है, जब
आप इस पे थोड़ा सा ट्रेनिंग कर जाओगे तो बहुत आसानी से आप रिजल्ट पालोगे। सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट में एप्टीट्यूड अच्छा था, उसने ट्रेनिंग की और विश्व का सबसे बड़ा बैट्समैन बन गया। क्लियर। आइंस्टीन का एप्टीट्यूड साइंस में अच्छा था, उसने उस पर ट्रेनिंग की, पढ़ाई लिखाई की और एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया। तो एप्टीट्यूड आपका इनबॉर्न पोटेंशियल होता है। अब ये जानना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिस बच्चे का एप्टीट्यूड क्रिकेट में है, अगर आपने उसके एप्टीट्यूड को नहीं पहचाना और उसको बोला कि आप भैया आप क्रिकेट मत खेलो, आप साइंटिस्ट बनो, तो साइंटिस्ट बनने में उसका एप्टीट्यूड तो है नहीं, इनबॉर्न पोटेंशियल तो उसकी है नहीं, तो उसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तब जाके वो एक स्किल्ड साइंटिस्ट बनेगा। सचिन तेंदुलकर से अगर कोई बोल देता जब वो 10 साल का था कि आपको एक वैज्ञानिक बनना है, तो अगर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग होती तो बन तो जाता, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट क्या था? बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वेस्ट करनी पड़ती उसके पीछे। तो इसलिए पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड ये बोलता है कि एक इनबॉर्न पोटेंशियल है जो विद ईज आप फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर सकते हो, जिसमें आपकी पोटेंशियल ज्यादा है। फिर हम देखेंगे सिविल सर्वेंट का एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए। टॉपिक नंबर 2 जो आएगा वहां में एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में रिलेशनशिप देखेंगे। अगर हम एप्टीट्यूड को समझें, एप्टीट्यूड क्या है? आपकी पोटेंशियल। अगर अभी हम इसको मान लें पोटेंशियल या आपका ये कौशल है, स्किल है। एटीट्यूड क्या है? एक पर्टिकुलर वे आपका टू थिंक, टू फील, टू एक्ट टुवर्ड्स ए सोशल ऑब्जेक्ट। इसमें रिलेशनशिप क्या है? देखिए, अब्दुल कलाम और जो पाकिस्तान का साइंटिस्ट था जिसने परमाणु न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, पाक साइंटिस्ट, दोनों का एप्टीट्यूड न्यूक्लियर जो आपका होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने में, चाहे वो अब्दुल कलाम हो और चाहे वो पाकिस्तान का साइंटिस्ट हो, दोनों की स्किल थी, दोनों का एप्टीट्यूड था कि नहीं? तभी तो बनाया उन्होंने, स्किल तो थी ना दोनों में। लेकिन अब्दुल कलाम का एटीट्यूड क्या था? अब्दुल कलाम का एटीट्यूड था देश सेवा, राष्ट्र के हित में काम करना। तो अब्दुल कलाम की जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की स्किल थी, उन्होंने उसको राष्ट्र की सेवा में लगाया। ठीक। और जबकि जो पाकिस्तान का साइंटिस्ट था, उसका एप्टीट्यूड, स्किल तो था न्यूक्लियर बम बनाने में, लेकिन उसने उसको क्या किया? उसका एटीट्यूड कैसा था? मटेरियलिस्टिक था, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना चाहता था। तो उसने इस टेक्नोलॉजी को बेच दिया अलग अलग शहरों में। ठीक है। एक सर्जन का एप्टीट्यूड किसमें होता है? वो आपकी सर्जरी कर सकता है। ठीक। तो मान लीजिए 2 सर्जन हैं, दोनों आपकी बहुत अच्छे तरीके से, उनका एप्टीट्यूड किसमें है? सर्जरी करने में। लेकिन एक का एटीट्यूड करेक्ट है तो वो आपको सही करके, आपका ऑपरेशन करके आपको सही कर देगा, और जिसका एटीट्यूड खराब होगा, गलत होगा, वो जो उसकी स्किल है, सर्जन की जो स्किल है, उसका यूज करके आपकी किडनी निकाल के बेच देगा। ठीक है। तो ये रिलेशन होता है एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको देखा कि भले ही आपका एप्टीट्यूड कितना अच्छा हो, लेकिन जब तक आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा तब तक चीजें सही नहीं होंगी। ठीक। तो ये इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे फाउंडेशनल वैल्यूज। अब देखिए, जो यूपीएससी का जो सिलेबस डिजाइन किया गया है, ये बहुत मेथड इसमें बहुत अच्छा लगाया गया, कुछ रैंडम नहीं डिजाइन किया गया। अगर एप्टीट्यूड के साथ फाउंडेशनल वैल्यूज रखा गया तो उसका कुछ रीजन है। क्या कारण है? अभी हमने देखा ना, एप्टीट्यूड स्किल आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर आप में मूल्य नहीं है तो आप उस स्किल का गलत इस्तेमाल करोगे कि नहीं करोगे। इसीलिए एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल वैल्यूज को एक साथ रखा गया है। तो यही हम फाउंडेशनल वैल्यूज में नोलन कमेटी और सेकेंड एआरसी की रिकमेंडेशंस पढ़ेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि एक सिविल सर्वेंट को उसके अंदर क्या मूल्य होने चाहिए, उसके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, वो उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वो वस्तुनिष्ठ हो, उसको उसके अंदर पब्लिक सर्विस को लेकर डेडिकेशन होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट हो, वो अकाउंटेबल हो, ठीक है, वो सेल्फलेस हो। ये सारी चीजें
इस पार्ट में आती हैं। क्लियर? तो ये होता है आपका फाउंडेशनल वैल्यूज। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, यूनिट नंबर 3 तक। कल मैं आपका पूरा जितनी यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 जो पार्ट ए में है, फिर जो पार्ट बी है आपका एप्लीकेशन वाला, एप्लीकेशन में हम देखेंगे गवर्नेंस। ठीक, मैं आपको दिखा देता हूं जो आगे बचा है, इसको जो हम कल डिस्कशन करेंगे। आपका यूनिट नंबर 4 आएगा इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक समझ। इसमें ये आपके टॉपिक्स होंगे। फिर हम देखेंगे यूनिट नंबर 5 थिंकर्स की। इसमें हम सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, इंडियन थिंकर्स, इनकी बात करेंगे। फिर आ जाएगा आपका पार्ट 2 एप्लीकेशन। जो थ्योरी आपने पढ़ी उसका जब एप्लीकेशन करते हैं तो वो आता है आपका गवर्नेंस, अभिशासन। अभिशासन में हम प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस, सुशासन किसको बोलते हैं वो पढ़ेंगे। सुशासन में आता क्या क्या है, ठीक, वो चीजें पढ़। फिर इसमें हम देखें राइट टू इंफॉर्मेशन, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, ये सब कैसे सुशासन या प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस एस्टेब्लिश करते हैं। ये सारा डिस्कशन होगा कल हमारा पार्ट 2 में। फिर हम पार्ट 3 केस स्टडीज में जाएंगे। केस स्टडीज में जो 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले मैं डिस्कस आपसे करूंगा जनरल अप्रोच। किसी केस स्टडी को सॉल्व करते टाइम आपकी कुछ जनरल अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपको कैसे उसमें देखना है कि कौन कौन से अलग स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन स्टेक होल्डर्स का क्या इंटरेस्ट है, क्या एथिकल इश्यू एक एक स्टेक होल्डर फेस कर रहा है। फिर हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग अल्टरनेटिव बनाए जाते हैं, हर अल्टरनेटिव की मेरिट और डिमेरिट कैसे बनाई जाती है, वो चीज़ देखें। फिर सबसे इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे टाइपोलॉजी देखेंगे कि जितनी भी केस स्टडीज हैं उनको 6 पैटर्न में कैसे हम व्यू कर सकते हैं, और हर पैटर्न का एक स्टैंडर्ड मेथड होता है, तो कुछ भी रैंडम नहीं है। फिर हम जो अगला पार्ट रहेगा हमारा वो यूपीएससी में और यूपी पीसीएस में 2013 से 2019 तक जितनी केस स्टडीज पूछी जाएंगी गई हैं आज तक, वो सब को हम जो 6 पैटर्न ऊपर हमने डिसाइड किए थे उनमें फिट करेंगे और एक एक केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। इस यो करने के बाद कुछ हम प्रैक्टिस के लिए अलग से केस स्टडी सॉल्व करेंगे। तो इन तरीकों से जब हम जाएंगे आगे तो आपका केस स्टडीज वाला पार्ट भी आराम से हो जाएगा। ये जो टाइपोलॉजी होता है ये मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन से 6 टाइप्स की केस स्टडीज पूछी जाती हैं आपसे। ये देखिए, ये होता है। पहला है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो एट वर्क अपने जो जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पे कोई उसको एथिकल इश्यू फेस करना पड़ रहा है। या दूसरा है कि आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, आपको एक सामाजिक पूर्वाग्रह फेस करना पड़ रहा है। तीसरा है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनडिसिप्लिन फेस करना पड़ रहा है। चौथा है कि आप एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं, वहाँ पे आपको कोई एथिकल इश्यू फेस करना पड़ रहा है। पांचवा होता है कि आप एक इंडिविजुअल हैं, अपने वर्क प्लेस या अपने पर्सनल लाइफ में कोई एथिकल इश्यू आपको फेस करना पड़ रहा है, या कोई जनरल पॉलिसी हो गया गवर्नेंस से रिलेटेड। तो जितनी भी केस स्टडीज हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं 6 में फिट होती हैं। और सबसे ज्यादा जो है वो ये वाला जो है आपका टाइप नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफिशियल फेसेस एन एथिकल इश्यू एट वर्क। जैसे आप एग्जांपल लेके मैं आपको बता ही देता हूं। आप समझिए आप एक म्यूनिसिपैलिटी में आप एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, और आप क्या देखते हैं, जो पुल बन रहा है आपकी देखरेख में, उस पुल में कुछ कमियां हैं। ये कमियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि उसकी वजह से फ्यूचर में वो पुल गिर सकता है, लोगों की जान माल की हानि हो सकती है। आप इस चीज को अपने सीनियर्स को बताते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो फॉल्ट है इतनी बड़ी नहीं है, और कंस्ट्रक्शन अगर इस फॉल्ट को हम सही करने पे लग जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन का टाइम बढ़ जाएगा और पैसा कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो वो आपसे बोलता है कि आप इस चीज को शांत रहिए, कोई इतनी बड़ी फॉल्ट नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक। तो ऐसी चीजें होती हैं टाइप नंबर एक एक हम डिटेल में 2013 से 19 तक जितना कुछ भी पूछा गया उस सब को हम यहाँ पे फिट करके देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल के लेक्चर में हम अगली यूनिट्स का जो ब्रीफ डिस्कशन है वहां से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।